नमस्कार साथियों, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज का वीडियो है NCERT के कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए, साथ में उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था NCERT की बुक भारत भौतिक पर्यावरण का सेकंड चैप्टर से प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे भारत का मरुस्थल तथा तटीय मैदान। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत का मरुस्थल। भारत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ विशाल मरुस्थल थार का मरुस्थल कहलाता है। देखिए, ये है भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग और यही थार का मरुस्थल है। अरावली पर्वत श्रेणियों के यह पश्चिम में फैला है तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है। यहाँ पर रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। इन्हीं स्थलाकृतियों के कारण इसे मरुस्थली का नाम दिया गया है। मरुस्थली यानी मरुभूमि वाला क्षेत्र। थार शब्द की उत्पत्ति थल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊबड़ खाबड़। हम इमेज की सहायता से भी देख सकते हैं कि इतना एरिया जो है वो छोटे छोटे टीलों से बना है, वह ऊबड़ खाबड़ है। और यहाँ पर जो बड़े टीले हैं उन्हें बरखान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण यह शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का एक हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित कास्ट जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। ये है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और जैसलमेर के उत्तर में ब्रह्मसर स्थित है और यहीं पर कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई है। अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इनकी धरातलीय आकृतियाँ भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित हैं। भौतिक अपक्षय से तात्पर्य है जैसे ये एक मिट्टी का टीला है या चट्टान है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से यह चट्टान दिन में फैलती है और रात्रि के समय अधिक ठंड के कारण ये चट्टान सिकुड़ती है। चट्टान के बार बार सिकुड़ने और फैलने की क्रिया के कारण चट्टानों में चटकन आने लगती है, यानी कि अपने स्थान पर यह टूटकर छड़ने लगती हैं। इसी क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। तथा जब पवन यहाँ से गुजरती है, जब पवन चलती है तो पवन अपनी अपरदनात्मक क्रिया के साथ इस चट्टान को और अधिक काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देती है। तो पवन की इन्हीं क्रियाओं के द्वारा यहाँ पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ बनी हैं, जिनमें से मुख्य हैं रेतीले टीले, छत्रक, मरु उद्यान और बरखान। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेतीले टीले। इमेज की सहायता से आप समझ सकते हैं ये रेतीले टीले हैं। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को रेतीले टीले या बालू का स्तूप कहा जाता है। बरखान मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली स्थलाकृति है बरखान, जो अन्य स्थलाकृतियों से भिन्न है। देखिए, इसकी जो रचना है वो ऐसे क्षेत्रों में होती है जहाँ किसी चट्टान का ढाल एक तरफ मंद होता है और दूसरी तरफ खड़ा हुआ होता है, जिससे यहाँ पर रेत आकर टीलों का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर जो टीला है वो एक चंद्राकार आकृति का होता है। इसी विशेष आकृति के कारण यह अपनी बरखान की अलग ही पहचान है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बरखान स्थलाकृतियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आपको उसका उत्तर देना है मरुस्थलीय क्षेत्रों में बरखान स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब है छत्रक। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टानें लंबवत रूप में मिलती हैं तो
उन पर पवन की अपघर्षण के कारण विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पवन द्वारा चट्टानों के निचले भाग में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा आधार कटने लगते हैं। देखिए, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यह एक चट्टान है, ठीक है, और इसका ऊपरी भाग कठोर है, इसका ऊपरी भाग हार्ड है, कठोर है, और नीचे वाला जो भाग है वो सॉफ्ट रॉक से बना है या कोमल चट्टानों से बना है। जब पवन यहाँ से गुजरती है तो पवन की शक्ति के कारण यहाँ की जो कोमल चट्टानें हैं वो कटना शुरू हो जाती हैं, और इसका जो नीचे का भाग है वो पतला हो जाता है, और जो कठोर चट्टान है वो जो कि तो खड़ी रहती है। कठोर चट्टान जो है वो पूरी तरह से अप्रभावित रहती है पवन की अपघर्षण क्रिया से। साथ ही यदि पवन कई दिशाओं में चलती है, यानी कि हवा कई दिशाओं में चलती है, तो यह कई दिशाओं में अपर्दन करती है, जिसके कारण जो निचली वाली चट्टान है, कोमल चट्टान, वह अत्यंत पतली हो जाती है, व ऊपर की चट्टान है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसके कारण इसकी आकृति जो है वो एक छतरी के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम छत्रक रखा गया है। इसी को छत्रक शिला कहा जाता है। सहारा मरुस्थल में इसे गारा कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के थार मरुस्थल में अवस्थित है यह जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ व रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। ये जो रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है यही मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर है, और यह भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अब हम देखेंगे कि ढाल के आधार पर मरुस्थलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग, और दूसरा है कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। इस मरुस्थल में बहने वाली नदियों में लूनी नदी मुख्य है। ये है लूनी नदी, और ये थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। लूनी नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणियों के पास नाग पहाड़ी से हुआ है तथा यह नाग पहाड़ी से बहते और थार के मरुस्थल को पार करती हुई कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। थार के मरुस्थल की अधिकतर नदियाँ अधिक बाष्पीकरण के कारण मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं। यह अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब हम देखेंगे प्लाया झील, मरुस्थलीय प्लाया झील। यह झीलें मरुस्थल में पाई जाती हैं। यह लवणीय झीलें हैं जिनमें नमक प्राप्त होता है। ठीक है, प्लाया झीलों से हमें नमक प्राप्त होता है। हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उखाड़कर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। हवा जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज़ी से चलती है, और ये सतही क्षेत्रों की मिट्टी को अपने साथ तेज़ी से उड़ा ले जाती है, जिस कारण कालांतर में यहाँ पर पानी भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है। चूँकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाष्पीकरण भी बहुत अधिक होता है, तो बाष्पीकरण के कारण यह जल उड़ जाता है और नीचे तलछटी में यहाँ पर नमक जमा हो जाता है। इस तरह की विशेष शिलाकृतियाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। और ये एक चित्र भी है, एक इमेज भी है, जो कि सांबर झील का है। प्लाया के उदाहरण सांबर, डीडवाना और पंचभद्रा झीलें हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे तटीय मैदान। भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका यहीं पर है। ये द्वारिका शहर किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब वह पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है।
गुजरात अगर हम देखें तो पश्चिमी तटीय मैदानों का विस्तार जो है वो गुजरात से लेके कन्याकुमारी यानी केरल के आगे कन्याकुमारी तक है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, इसीलिए यहाँ पर बंदरगाहों का बहुत विकास हुआ है। सबसे पहले हम देखें तो गुजरात में कांडला बंदरगाह है, उसके बाद मुंबई बंदरगाह है, फिर न्यावा शेवा बंदरगाह है, फिर पणजी, फिर मार्मागांव, मंगलौर और कोची। इस तरह से यहाँ पर कई बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। गुजरात के तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गुजरात में जो ये मैदान है, यहाँ पर इनको गुजरात से लेके मुंबई तक है ना, महाराष्ट्र तक इनको काठियावाड़ कहा जाता है और महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक इनको कोंकण के नाम से जाना जाता है और कोंकण से लेकर मंगलोर तक इन्हें कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है और मंगलोर से लेकर केरल तक इन्हें मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इस तरह इनको 4 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, अर्थात पश्चिमी तटीय क्षेत्र में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एक और हम छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पश्चिमी तटीय यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और यह अफ्रीका से टूटा है। जब ये अफ्रीका से टूटा, जैसे कोई भी चट्टान है, जब ये बीच से टूटती है तो इसका एक ढाल खड़ा होता है और एक ढाल जो है वो मंद होता है। तो ये जो खड़ा हुआ ढाल है यही पश्चिमी तट वाला ढाल है। इन तटों की रचना दरअसल में नदियों द्वारा हुई है। नदियों द्वारा कई लाखों वर्षों में मिट्टी को जमा करने से ये तट बने हुए हैं। जब इनका ढाल खड़ा हुआ है इसलिए नदी का जो जलमग्न बहाना होता है वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है। सामान्यतः एस्चुरी जो है, ये जो एस्चुरी क्षेत्र हैं वो तटीय निम्न भूमि वाले क्षेत्र हैं जो कि निमज्जन के फलस्वरूप नदी घाटी के जलमग्न होने से बने हुए हैं। तटीय भूमि की जो शैलें हैं वो कोमल हैं। ये जो तटीय भूमि की शैलें हैं ये काफ़ी कोमल हैं, इसलिए जब यहाँ पर नदियाँ आती हैं, एक तो ये खड़े ढाल हैं इसलिए नदी यहाँ पर सीधी आकर कई दिशाओं में न बढ़कर सीधी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जब समुद्र में ज्वार आते हैं तो ज्वार का पानी ऊपर तक चला जाता है। ठीक है, जिसलिए इस कारण यहाँ पर मलबा का जमाव नहीं हो पाता है और लहरें अपने साथ मलबा को बहाकर दूर तक ले जाती हैं। इसी कारण ये नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब कोमल चट्टानें हैं एक तो यहाँ पर, ठीक है, कोमल चट्टानें होने के कारण नदियों की घर्षण क्रिया और साथ ही ज्वारीय घर्षण क्रिया के कारण इनकी आकृति कीप के समान होती है। ठीक है, और इन्हीं कीपाकार आकृतियों को हम एस्चुरी कहते हैं। अब मालाबार तट पर विशेष स्थलाकृति कायल हैं जिनका मछली पकड़ने और नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम केरल का नक्शा देखें तो वहाँ पर ये 2 इस तरह की आकृतियाँ हैं। ये इस तरह की आकृतियाँ जो होती हैं इन्हीं को हम लैगून कहते हैं और केरल की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। समुद्र तटीय जो लहरें हैं वो अंदर तक चली जाती हैं लैगून में और इनके किनारे पर मलबा जमा करना शुरू कर देती हैं, जिस कारण से इन झीलों का संपर्क धीरे धीरे समुद्रों से टूटने लगता है और ये अलग झीलें होती हैं। क्योंकि ये समुद्री पानी यहाँ पर होता है इस कारण ये झीलें कैसी होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं। केरल की
वेम्बनाड और अष्टमुदी झील इसी तरह की झील है। अब हम देखेंगे केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलाम काली का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। दोस्तों, ये आयोजन 1952 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू केरल आए थे तो उनके स्वागत में ऐसी नौका प्रतियोगिता रखी थी और तभी से ये चली आ रही है। इस नौका प्रतियोगिता की एक विशेषता यह होती है कि इसे कई सारे लोग मिलकर चलाते हैं और इसका जो नौका का शेप है वो अन्य नौकाओं से बिल्कुल अलग होता है। मतलब आगे जो नौका का मुख होता है वो नाग के समान होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदानों का विस्तार उत्तर में कोलकाता से लेकर दक्षिण में केरल के तट तक फैला हुआ है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा और उभरे हुए तट का उदाहरण है। यह जो मैदान है वो पश्चिमी तटों की तुलना में चौड़े हैं। आगे हम देखते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली और गंगा की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। ये जो नदियां बह रही हैं जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी नदियां हैं, ये डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पश्चिमी तटीय जो नदियां हैं वो खड़े ढाल वाले क्षेत्र में हैं और इस कारण से इनका पानी बहुत तीव्र गति से समुद्र में जाकर मिलता है और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। भाई दूसरी तरफ पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो मंद ढाल वाले क्षेत्र में होकर बहती हैं, यानी कि इनका ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। साथ में हम देखें अगर कि गोवा की मांडवी और ज्वारी नदी है ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है और कर्नाटक की शरावती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है और दक्षिण तक जाते जाते पेरियार नदी जो केरल में है वो भी एस्चुरी का ही निर्माण करती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो नदियां हैं ये मंद ढाल वाले क्षेत्र में हैं और जब ये मैदानी क्षेत्रों में आती हैं समुद्र के पास तो ये कई सारी धाराओं में बट जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारा मलबा जमा कर देती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। यहाँ के कुछ जो मुख्य बंदरगाह हैं वो कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरन हैं। यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है। पूर्वी तट पर भी कुछ झीलें हैं जैसे जो कि लैगून झीलें हैं, जैसे उड़ीसा की चिल्का झील और आंध्र प्रदेश के पास पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास है, बट इसका जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश में ही आता है। दूसरी पुलिकट झील की एक और विशेषता है कि यहाँ पर इस झील के बीचों बीच में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है और यहाँ पर इसरो का सतीश धवन केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं पूर्वी तट को पूर्वी तट को गोदावरी और कावेरी नदियों के मध्य वाले क्षेत्र को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तरी सरकार के तट के नाम से जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु में से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा गया है, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अब क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग देंगे हमें कमेंट्स बॉक्स में। कोलकाता बंदरगाह के निकटतम बंदरगाह का नाम बताइए। हल्दिया, विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची बंदरगाह, इन चारों में से एक आंसर है। ध्यान रखिएगा कि कोलकाता बंदर के निकटतम बंदरगाह का नाम हमें बताना है। चलिए कयाल कहाँ पाए जाते हैं। कयाल एक स्थानीय शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी तटीय मैदान में, पश्चिमी तटीय मैदान में या उत्तरी विशाल मैदान में। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको जो समझ में ना आया हो कृपया आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।